नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की बात करेंगे। हाल ही में दिव्यांग दिवस मनाया गया था, है ना। हम तभी डालने वाले थे, मगर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शासन स्तर से हाईलाइट भी किया गया और ढेर सारे कार्यक्रम हुए। करंट अफेयर्स में स्थान इसने लगातार 3 दिन बनाया है ना। और हम अगर कल की भी न्यूज़ देखेंगे तो उसमें भी इस अधिनियम ने अपना स्थान बनाया है, इसीलिए इसको लेना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए इस अधिनियम के बारे में जानेंगे और इसका जो पूर्व का अधिनियम था उसमें अंतर थोड़ा सा समझेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था 2016 में, है ना। हालांकि भारत ने वर्ष 2007 में से अनुमोदित किया था। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRPD, यहाँ पर जो है इसके बारे में काफ़ी विचार किया गया और उसके बाद जो है सभी राष्ट्रों को सुझाव सलाह दी गई कि ऐसा किया जाए, है ना। ये अधिनियम पहले के निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेता है, जिसे भारत में दिव्यांगजनों की ज़रूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था। सोचिए, 1995 का अधिनियम चल रहा था, है ना। फिर 2016 में जाकर इसे बदला गया और 2016 का जो अधिनियम है उसने इसका स्थान ग्रहण किया। इस अधिनियम के द्वारा शुरू किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक है दिव्यांगता की परिभाषा और वर्गीकरण का विस्तार। परिभाषा और वर्गीकरण में काफ़ी विस्तार किया गया, है ना। आइए जानते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले अधिनियम, ये जो 2016 का अधिनियम है, ये 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है। अब बहुत बड़ा ताज्जुब का विषय है, 1995 का कानून केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता था। 3 गुना अंतर है ना। ये है अंध और दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, श्रवण विकार या दोष, चलन संबंधी दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या कह सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना, स्क्लेरोसिस जो था, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, श्रवण विकार या दोष, तेजाब हमले से प्रभावित और पार्किंसंस रोग सहित कई दिव्यांगता इसमें शामिल हैं। मुख्यतः 21 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है और बड़ी ही बारीकियों से इनको फिर से एक बार पढ़िए। याद करना कठिन है, मगर पढ़िए ज़रूर, बहुत ही बारीकी से किया गया है। देखिए, ये केंद्र सरकार को निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने का भी अधिकार देता है ना। मतलब अगर इसमें कोई नया वो ऐड करना है तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप संसद में पहले वो चलाइए, है ना, पूरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा, नहीं, केंद्र शासन अधिसूचित कर सकती है। यह दिव्यांग व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि है, जो बाधाओं के कारण उन्हें दूसरों के साथ समान समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है ना। तो जिनमें निर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है वो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं। जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है। जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, ठीक है। इसके अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता की उच्च आवश्यकता होती है, जाहिर है, और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए भी दूसरों से सहायता की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें अधिनियम में मार्क्ड हैं, ठीक है। तो PDF जब खोलेंगे, काफ़ी इजीली अवेलेबल है PDF, उसमें सब मार्क्ड है ना।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। हम बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें नई भी हैं इसमें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव किया गया। इसमें दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों में 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। परिभाषा बदली और वर्गीकरण किया गया। ठीक है, शुरुआत में बताया। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 4% कर दिया है ना, विशेष तौर पर केंद्र शासन की। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 40% से जो कम नहीं है ना, 60 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो ये है। साथ ही इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, ठीक है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। तो सोचिए कितना सही और बारीक ढंग से इसको डेवलप किया गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटाने के लिए नामित विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का सृजन किया गया है। वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, राष्ट्रीय और राज्य निधि का सृजन है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक अधिनियम में दिव्यांगजनों के बारे में इतना सोचा गया है। आप लोग स्वयं सोचिए एक कितना बड़ा टॉपिक है, साथ में कितनी बड़ी बात है कि इस प्रकार की चीज़ें देश में हुई और जागरूकता की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ये आप भी देख रहे होंगे, हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको नहीं पता हो, है ना। इसीलिए ज़रूरी है वीडियोस को देखना, अच्छे से देखना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोट्स क्रिएट करते जाना साथ साथ में वीडियो समाप्त होने के बाद में, है ना। और हम तो पूरे नोट्स प्रॉपर आपको बुलेट मार्क के साथ में आपके स्लाइड्स में ही बना के दे रहे हैं। केवल उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइप से नोट कर लेना है और आपके नोट्स क्रिएट होते जाएंगे, है ना। तो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आपका कवर हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। बट जो एक चीज़ है वो है एक PYQ अब हमने लेना शुरू किया है। UPSC जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसका, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो प्रश्न है, भारत लाखों विकलांग व्यक्तियों का घर है, कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध है? ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम UPSC CSE 2011 में पूछा गया था। पहला, सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा। दूसरा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु भूमि का अधिमान्य आवंटन। और तीसरा, सार्वजनिक भवनों में रैंप। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ठीक है, तो बता दीजिए। A केवल 1, B 2 और 3, C 1 और 3 या D 1, 2 और 3। ठीक है, इसका जो भी सही उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं और इतना क्लियर है। अगर वीडियो नहीं भी देखते तो भी मेरे अनुसार इतना आप बता सकते थे। ठीक है, हाँ, सेकंड वाला भी सही है, एक आप हिंट ले लीजिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए जी, अच्छी बात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ में आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।